Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is section 2 of obstetric. तो एंटीनेटल केयर और इसके इन्वेस्टिगेशन के यूक्यू को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एम्स ऑफ एंटीनेटल केयर और ये कैसे अचीव होंगे। तो जो एंटीनेटल केयर के फायदे क्या होते हैं, एंटीनेटल केयर क्या होती है, ऐसे केयर जो कि प्रेगनेंसी के दौरान की जाती है, बिफोर द चाइल्ड बर्थ। ओके, तो उसको एंटीनेटल केयर बोलते हैं। तो उसके एम्स क्या क्या है। नंबर 1, प्रेगनेंसी के आउटकम को ऑप्टिमाइज करना, किसके लिए, प्रेग्नेंट फीमेल के लिए और बेबी के लिए। नंबर 2, प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड मैनेज ऐसे फैक्टर को जो कि हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। नंबर 3, सारी यानी सपोर्ट, एडवाइस, रीअश्योरेंस और एजुकेशन प्रोवाइड करना। नंबर 4, माइनर एलिमेंट ऑफ प्रेगनेंसी के साथ डील करना। नंबर 5 क्या होगा, जनरल हेल्थ की स्क्रीनिंग है। तो क्या क्या, नंबर 1 ऑप्टिमाइज करना आउटकम को। नंबर 2 प्रिवेंट, डिटेक्ट और मैनेज करना फैक्टर्स को। नंबर 3 सारी, सपोर्ट, एडवाइस, रीअश्योरेंस, एजुकेशन। इसके बाद माइनर एलिमेंट को डील करना और जनरल हेल्थ की स्क्रीनिंग कैसे अचीव करोगे। नंबर 1 एक कम्युनिटी बेस्ड टीम बनाओगे, दो चीज़ों की, मिडवाइफ की, जीपीज की, इसके अलावा हॉस्पिटल कंसल्टेंट भी आ जाएंगे। ओके, ठीक हो गया। नंबर 2 फ्रीक्वेंट हॉस्पिटल विजिट कराना है फॉर असेसमेंट। नंबर 3 अल्ट्रासाउंड की स्कैनिंग करानी होती है मैटरनिटी यूनिट के अंदर, ठीक हो गया। नंबर 4 फीटल अनोमली को स्कैन करना होता है, स्क्रीनिंग करनी है। 1 सेकेंड क्या कराओगे, नॉर्मली स्कैन करा लोगे, 18 से लेकर 22 हफ्तों के दौरान कराते होते हैं। इसके बाद है एडवाइस इन प्रेगनेंसी के, एक प्राइमरी ग्रेविड है, एंटीनेटल केयर में पहली दफा आई है, 2 मिसिंग पीरियड है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, तो क्या डाइटरी एडवाइस दोगे फॉर वेट कंट्रोल। आपको ऑलरेडी पता है कि 9 to 11 kg का वेट गेन होता है, तो क्या कहोगे। नंबर 1 है कि डोंट ईट फॉर 2, यानी आपने क्या करना है कि आपने नॉर्मल पोर्शन के साइज को मेंटेन करना और स्नैक्स आपने अवॉइड करना है। नंबर 2 जो फाइबर रिच फूड आपने इसको ज़्यादा लेना है, लाइक सीरियल, ग्रेन, सीड, फ्रूट, वेजिटेबल हो गया। नंबर 3 है कि स्टार्ची फूड, फाइबर वाली फूड को आपने लेना होता है। नंबर 4 है फ्राइड फूड, ड्रिंक्स वगैरह या जिनके अंदर शुगर ज़्यादा होती है उसको अवॉइड करना होता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल आपने एटलीस्ट 5 पोर्शन लेने होते हैं रोजाना के। ओके, डाइटिंग वैसे रिकमेंडेड नहीं होती, लेकिन वेट गेन को आपने वैसे कंट्रोल कर लेना चाहिए। वाइटामिन की और आयरन की सप्लीमेंट, और लास्ट में आपने स्मोकिंग, अल्कोहल को अवॉइड करना है। तो क्या क्या थे, नंबर 1 डोंट ईट फॉर 2, नंबर 2 3 क्या था कि फाइबर रिच फूड लेनी है, स्टार्च आपने ज़्यादा लेना है, फ्राइड फूड को अवॉइड करना है। ओके, फ्रूट वेजिटेबल लेनी होती है, वेट गेन को कंट्रोल करना होता है, आयरन वाइटामिन की सप्लीमेंट है, और स्मोकिंग, अल्कोहल को आपने अवॉइड करना होता है। तो क्या स्मोकिंग एडवाइस है कि स्मोकिंग को आपने स्टॉप कर देना है और स्मोकिंग सेसेशन प्रोग्राम के अंदर आपने इंक्लूड कर देना है, इन केस अगर आप स्मोकिंग पहले करती थी, कोई हिस्ट्री थी। अब स्मोकिंग क्यों अवॉइड करते हैं, बिकॉज स्मोकिंग की वजह से आपको फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन देखने को मिल सकता है, प्री टर्म लेबर हो सकता है, प्रेजनेंटल अब्रप्शन हो सकता है। ओके, यानी फीटस का या तो ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, या मर गया है, इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ है, या स्टिल बर्थ हो गया, या सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम है। इन शॉर्ट सारी फीटल कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर वंस अगेन है कि क्या एडवाइस होगी एंटीनेटल विजिट के ऊपर, ठीक हो गया। नंबर 1 जनरल डाइटरी एडवाइस है, जनरल डाइटरी एडवाइस ऑलरेडी बता चुका हूँ, डोंट ईट फॉर 2 है, डाइट आपने फाइबर वाली लेनी है, स्टार्च लेनी होती है, फ्राइड फूड आपने नहीं लेनी, फ्रूट वेजिटेबल लेनी है, वेट को कंट्रोल करना होता है, आयरन वाइटामिन की सप्लीमेंट है, स्मोकिंग, अल्कोहल को अवॉइड करना है। इसके अलावा एक्सरसाइज की एडवाइस करनी है, मेडिकेशन की एडवाइस करनी होती है, स्क्रीनिंग टेस्ट की एडवाइस करनी है फॉर फीटल वेलबींग है, सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करना है, मैनेजमेंट ऑफ लेबर और प्लेसिंग ऑफ बर्थ, ये ऑलमोस्ट आ जाएगा क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि बीएमआई काफ़ी ज़्यादा है, ओबीस फीमेल है, तो इसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है मदर के अंदर और फीटस के अंदर। तो ओबीज है तो मदर के अंदर क्या हो सकता है कि ग्रोथ और एनाटमी ऑफ फीटस को देखने में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट है ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज़ और हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर प्रेगनेंसी में जो होती है वो जीडीएम होती है और प्रीक्लैम्सिया हो सकता है, या वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रट्टा मार लो। और फीटस में क्या हो सकता है, नंबर 1 न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आपको देखने को मिल सकती है। ओके, और आपको पता है कि डायबिटीज़ की वजह से मैक्रोसोमिया हो सकता है, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, ये तो आपने हर एक में डाल देना, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, स्टिल बर्थ, मिस कैरेजेस। ओके, ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा जो है ना वो है बुकिंग इन्वेस्टिगेशन इन प्रेगनेंसी। ओके, तो बुकिंग इन्वेस्टिगेशन की आपके पास एंटीनेटल विजिट के लिए आई है, बुकिंग विजिट के लिए आई है, तो आपने क्या इन्वेस्टिगेशन करानी है बुकिंग विजिट के ऊपर। तो नंबर 1 आपने सीबीसी कराना, सीबीसी में आपने क्या क्या चीज़ें देखना होता है, सीबीसी किस केस में, लाइक हीमोग्लोबिन को देखने के लिए, प्लेटलेट काउंट, या एमसीवी को देखने के लिए, एनीमिया को देखने के लिए। नंबर 2 मिड स्ट्रीम यूरिन, MSU, तो ये एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया को देखने के लिए होता है। फिर ब्लड ग्रुप और एंटीबॉडी की स्क्रीनिंग करेंगे, RH स्टेटस और एटीपिकल एंटीबॉडीज़ के लिए। हीमोग्लोबिनोपैथी स्क्रीनिंग कराएगी फॉर थैलेसीमिया, ऑलरेडी हो चुका है। इन्फेक्शन की स्क्रीनिंग कराएगी जिसमें टॉर्च इन्फेक्शन, सिफिलिस, रूबेला, HIV आ जाएंगे। और डेटिंग स्कैन और फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैनिंग करेंगे ताकि प्रेगनेंसी की डेटिंग हो सके, डाउन सिंड्रोम वगैरह को हम ऑलरेडी देख सके। ओके, अगर आपको हीमोग्लोबिन 11 ग्राम से कम देखने को मिले, यानी नॉर्मली हम कहते हैं कि एनीमिया इन प्रेगनेंसी क्या होता है, 11 से आपको कम देखने को
बदलता है। तो इस केस में आपने क्या इन्वेस्टिगेशन करानी है, तो आपने एमसीवी कराना है कि ये पता लगे कि साइज़ बढ़ा है या साइज़ कम हुआ है। अगर माइक्रोसिटी का तो आयरन, अगर मैक्रोसिटी का तो विटामिन बी डेफिशिएंसी है। इसके अलावा आपने B12, फोलिक एसिड, आयरन स्टडीज़ करवानी होती है टू रूल आउट माइक्रोसिटिक और मैक्रोसिटिक एनीमिया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडाइया रिपोर्ट्स फॉर बुकिंग एट 8 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। ओके, ठीक हो गया। तो आप किस तरह से उसको इवेल्युएट करोगे एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा, तो कैसे करोगे? नंबर वन है कि यानी वो पूछ रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें करवाओगे। नंबर वन, प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन करेंगे। ओके, प्रेगनेंसी है नहीं, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से। नंबर टू, डेटिंग करेंगे LMP से या ओके, फिर उससे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकाल देंगे। फिर डेटिंग स्कैन कराएंगे, हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री में पास मेडिकल हिस्ट्री, गायनाकोलॉजिकल ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री है। फिर जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन और दूसरा एग्जामिनेशन आ जाएगा जिसमें वाइटल सब लोगे, एब्डोमिनल मेजरमेंट करोगे। ओके, रिकॉग्निशन ऑफ एनी सर्जिकल स्कार, BMI, यूरिन डिप स्ट्रिप, ऑलमोस्ट ये आ जाती है। फिर आपने प्लान फॉलो अप, मतलब कितने एंटीनेटल विजिट आना चाहिए। तो यूएचएस कह रहा हूँ, WHO के मुताबिक एटलीस्ट 4 एंटीनेटल विजिट आना चाहिए, लाइक 16, फिर 24 से लेकर 28, फिर 32 और 36, उसको रट्टा मार लो, ठीक है। लेकिन जो नाइस गाइडलाइंस है उसके मुताबिक सबसे पहला जो इनिशियल कांटेक्ट होगा वो बुकिंग विजिट 10th वीक पे होगा। फिर 10 to 14 वीक्स पे आपने डेटिंग स्कैन कराना है। फिर 16 वीक पे जाओगे, फिर 18 से लेकर 22 पे नॉर्मली स्कैन कराओगे। फिर 25 से 28 पे जाओगे, 31, 34, 36, ठीक है। ये सारे नाइस गाइडलाइंस है, प्लान फॉर फॉलो अप, तो आप दोनों को देख लेना। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फंडल हाइट अम्बलाइकस के लेवल पे है, तो जेस्टेशनल एज क्या होगी 20 वीक्स तक ऑलमोस्ट आपने देख लेना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है कि प्राइमरी ग्रेविडा आई एंटीनेटल विजिट पे, तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे 24 ओल्ड और 38 ओल्ड वाले में। तो जो ओल्ड होती है ना उसमें क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी यानी एज ज़्यादा है, तो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी, डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस ज़्यादा है, प्लेसेंटल एब्रप्शन, मैल प्रेजेंटेशन, प्रीक्लैम्सिया, डिसफंक्शन, लेबर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्या बुकिंग इन्वेस्टिगेशन कराओगे? रेडी हो चुका है, CBC, MSU, ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिनोपैथी, इन्फेक्शन स्क्रीनिंग, डेटिंग स्कैन आप करवाओगे, ठीक हो गया। तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। और जो बेस्ट टाइम है डेटिंग स्कैन का वो 10 से लेकर 14 वीक्स तक होते हैं अकॉर्डिंग टू नाइस गाइडलाइंस। और इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? नंबर वन, प्रेगनेंसी की वाइबिलिटी को चेक करना। नंबर टू, जेस्टेशनल एज को देखना, फीटल साइज और ग्रोथ को असेस करना। नंबर थ्री, मल्टीपल प्रेगनेंसी, फीटल एब्नॉर्मेलिटी, प्लेसेंटल लोकलाइजेशन, एमनियोटिक फ्लूइड असेसमेंट और असेसमेंट ऑफ फीटल वेलबींग है, जबकि नॉर्मली स्कैन कराते हैं 18 से लेकर 22 हफ्तों में अकॉर्डिंग टू नाइस गाइडलाइंस हैं। और क्या है, नॉर्मली हम देख सकते हैं जो आपने रट्टा मार लो, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। ओके, हाइड्रोकेफेलस है, ठीक है, और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में स्पाइना बाफिडा भी आ जाएगा। स्केलेटल एब्डोमेलिटी में अगर हम लिम्स में जाते हैं एक कॉन्ट्रोप्लेजिया, एब्डोमिनल वाल में जाते हैं एक्सोम फेलोस और गैस्ट्रोशाइसिस है, ऊपर जाए क्लेफ्ट लिप और पैलेट है, और लास्ट में ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम है। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। अब डेटिंग स्कैन होता है क्या है? डेटिंग स्कैन ऐसा स्कैन है जिससे आप एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी और जेस्टेशनल एज को कैलकुलेट करते होते हैं। जो बेस्ट टाइम है 10 से लेकर 14 वीक्स है। ओके, तो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से डेटिंग स्कैन एंटीनेटल केयर में हेल्पफुल होता है। मतलब यही वाले आपने चीज़ें देख लेनी है कि नंबर वन है कि फीटस की वायबिलिटी को देखने के लिए हम कर सकते हैं। नंबर टू, जेस्टेशनल एज को डिटरमिन करने के लिए खासतौर पर उस फीमेल के अंदर जिसमें इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल है। नंबर थ्री, मल्टीपल प्रेगनेंसी। नंबर फोर, फीटल एब्नॉर्मेलिटी लाइक ट्राइसोमी हो गया, ग्रॉस नॉर्मलेस हो गया। नंबर फाइव है कि जब आप EDD निकालोगे सही से तो आप क्या करोगे, आप इंडक्शन ऑफ लेबर की इंसिडेंस को आप रिलेटिवली कम कर दोगे फॉर प्रोलॉन्ग और पोस्ट डेट प्रेगनेंसी, ठीक हो गया। इसके बाद आ जाते हैं स्टेप्स ऑफ एंटीनेटल एग्जामिनेशन। तो एंटीनेटल एग्जामिनेशन के अंदर क्या स्टेप्स है वो ऑलरेडी बता चुका हूँ। हिस्ट्री टेकिंग है, हिस्ट्री में पास मेडिकल हिस्ट्री, गायनाकोलॉजिकल हिस्ट्री, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, एब्डोमिनल मेजरमेंट टू रिकॉर्ड यूट्रस साइज, रिकॉग्निशन ऑफ एनी सर्जिकल स्कार, BMI कैलकुलेशन। और आपको बताया था कि BMI अगर ज़्यादा हो तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, फीटल क्या होती है। मैटरनल में GDM, हाइपरटेंशन, वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, और फीटस के अंदर क्या बताया, स्टिल बर्थ बताया था, मिस कैरेजेस बताया था। ओके, इंट्रायूट्राइन डेथ हो सकती है, ठीक है। इसके बाद है एंटीनेटल विजिट अकॉर्डिंग टू नाइस गाइडलाइंस। तो ये आप पूरा स्केच फॉलो करो नाइस गाइडलाइंस के मुताबिक। कैसे होना है, पहले 15वां हफ्ता, ठीक है। वैसे इनिशियल कॉन्टैक्ट यहाँ पे ये लिखा हुआ था, इनिशियल कॉन्टैक्ट 10th वीक वाला, ठीक हो गया। चलो इसी को फॉलो कर लेते हैं। 16 वीक 18 से 22 पर आपने नॉर्मली स्कैन कराना होता है, ठीक है। 25, ओके, 25 वीक्स, अब 15 वीक्स तो इसके लिए ना, इस फीमेल के लिए जो आई थी, ठीक हो गया। तो स्केच को आप फॉलो कर सकते हैं। दो हफ्ते का उसने गैप दिया हुआ है, 36, 38, 40, 34, 31 की जगह 31, 32 की जगह 31 आ गया, ठीक है। 28 वीक हो गया, 25 हो गया, तो उसको फॉलो कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट है कि वो
यहाँ पे पूरी हिस्ट्री दी है कि कज़न मैरिज है, कज़न मैरिज है तो आपने कौन किन चीज़ों को आपने देखना होता है। इसके अलावा बीएमआई भी ज़्यादा है, ओके, फंडल हाइट 24 है, तो किन 3 चीज़ों की आपने स्क्रीनिंग करनी होती है, ठीक हो इस फीमेल के अंदर। तो नंबर 1 आपने थैलासीमिया, नंबर 2 डाउन सिंड्रोम, और नंबर 3 जेस्टेशनल डायबिटीज़। और डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगा, अगर उसका हीमोग्लोबिन देखो 9 ग्राम है, ठीक है, तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया थैलासीमिया की वजह से हो सकता है। इसके बाद आ जाती है प्री नेटल डायग्नोसिस। प्री नेटल डायग्नोसिस मीन कि जो आप चाइल्ड बर्थ से पहले डायग्नोस कर लेते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो सिंगल बेस्ट इन्वेस्टिगेशन जो 18वें हफ्ते पे करा सकते हैं वो अल्ट्रासाउंड होती है। बाकी 11वां आपको पता है रेडी के जो डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन किस टाइम पे की जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आपको आ सकता होता है, ठीक है। लाइक मैं आपको दिखा दूँ यहाँ से, ओके, प्री नेटल डायग्नोसिस वाले चैप्टर में लाइक 11 वीक पे सीवीएस, 15 पे एमनियोसेंटेसिस और कॉर्डोसेंटेसिस करते हैं अराउंड 20 वीक, ओके। तो अब रीज़न फॉर प्रेफरेंस, अल्ट्रासाउंड को क्यों प्रेफरेंस करते हैं, वन सेकेंड वही है कि जो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वन सेकेंड के जेनेटिक एनॉमली को रूल आउट करने के लिए, सेक्स को डिटरमिन करने के लिए, एडिक्वेसी ऑफ लेबर को देखने के लिए, और ये इन्वेस्टिगेशन रिपीट करेगा 3rd ट्राइमेस्टर में लाइक 28 वीक ऑफ जेस्टेशन के ऊपर, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है कि कॉम्प्लिकेशन एमनियोसेंटेसिस की, ठीक है, एमनियोसेंटेसिस की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन के अंदर कोरियोएमनियोनाइटिस हो सकता है, आरएच आइसोइम्यूनाइजेशन हो सकती है क्योंकि ब्लड फ्लो ट्रांसफर होता है, इसके अलावा प्री प्रॉम हो सकता है, ओके। इसके अलावा फीटल कॉम्प्लिकेशन के अंदर मिस कैरिजेस हो सकती है, फीटो मैटरनल हैमरेज हो सकता है, और ट्रॉमा हो सकता है, और इसका अल्टरनेटिव क्या सीवीएस है, ठीक हो गया। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट परफॉर्म करने से पहले हम वुमेन को इनकरेज करते हैं कि कौन सा एक्शन है, पहले कंसेंट वगैरह लेते होते हैं, ओके, ठीक हो गया। तो प्रोसीजर पूरा एक्सप्लेन करना होता है, ये बताना होता है कि टेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। जो एक्यूरेसी होती है ना, वो आप डिफरेंट मार्कर ऐड करने से करते होते हो। फॉर एग्जांपल नेजल बोन को मेजर करते हो या फ्रंटो मैक्सिलरी नेजल एंगल को मेजर करते होते हैं डाउन सिंड्रोम में। इसके अलावा जो इन टेस्ट की बेस पर हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है या नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि रिस्क ऑफ फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ है, ओके। तो कौन से स्क्रीनिंग टेस्ट आपने कराने हैं, लाइक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए आपने अल्फा फीटोप्रोटीन कराना होता है, ठीक है। इसके अलावा डाउन सिंड्रोम में अल्ट्रासाउंड कराना है टू चेक न्यूकल रिजिडिटी, डबल टेस्ट के अंदर बीटा एसएजी और पैपे, ट्रिपल टेस्ट के अंदर बीटा एसएजी, अल्फा फीटोप्रोटीन, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल, और क्वाड्रपल टेस्ट में इनहिबिन ऐड कर दोगे ट्रिपल के अंदर, ठीक हो गया। और बाकी सीरियल इंटीग्रिटी टेस्ट आ जाएगा जिसमें क्वाड्रपल टेस्ट प्लस पैपे टेस्ट आ जाएगा, ओके। इसके बाद है कि कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो कि फीटल नॉर्मली को डिटेक्ट करने के लिए होते हैं। तो आपने उसको दो में डिवाइड करना है, इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव में अल्ट्रासाउंड स्कैन, और इन्वेसिव के अंदर सीवीएस, एमनियोसेंटेसिस और कॉर्डोसेंटेसिस 11वां 15वां 20वां हफ्ता, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं डाउन सिंड्रोम में। तो डाउन सिंड्रोम को देखने के लिए नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव मेथड कौन कौन से है, ठीक है। तो नॉन इन्वेसिव स्क्रीनिंग मेथड ऑलरेडी बता चुका हूँ, अल्ट्रासाउंड स्कैन टू चेक द न्यूकल रिजिडिटी, ओके। कब कराते होते हैं 14 वीक से पहले पहले। डबल टेस्ट, ओके, इसमें बीटा एसएजी और पैप आ जाएगा। जो क्वाड्रपल टेस्ट है इसमें बीटा एसएजी, अल्फा फीटोप्रोटीन, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल और इनहिबिन, और सीरियल के अंदर आप पैपे ऐड कर दोगे। इन्वेसिव के अंदर वन सेकेंड वही है। उनके क्या नुकसान होते हैं, लाइक मिस कैरेजेस और आरएचएस हो सकते हैं। वो बेनिफिट क्या है, अर्ली डिटेक्शन एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, ठीक है। इसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर डाउन सिंड्रोम इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो वन सेकेंड अल्ट्रासाउंड कराओगे, डबल टेस्ट कराओगे, डबल टेस्ट में बीटा एसएजी और पैपे आ जाएगा। और डायग्नोस्टिक टेस्ट 10th वीक, ओके। तो वो आ जाएगा आपका सीवीएस आ जाएगा, और बाकी काउंसलिंग है पेशेंट के जो आके ऑलरेडी क्वेश्चन में कवर हो चुके हैं, ओके। तो वन सेकेंड पूछ रहे कि प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट दो टाइप के होते हैं, नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव में आपके आ जाएंगे लाइक अल्ट्रासाउंड स्कैन, और इन्वेसिव में आपका सीवीएस, एमनियोसेंटेसिस और कॉर्डोसेंटेसिस है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है जेस्टेशनल एज फॉर कैरिंग दिस टेस्ट, लाइक जो नॉन इन्वेसिव होता है अल्ट्रासाउंड फर्स्ट या सेकंड ट्राइमेस्टर में कराते होते हैं, और इन्वेसिव टेस्ट सीवीएस 11, 15 और अराउंड 20 आ जाएगा। और कॉम्प्लिकेशन क्या होती है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन के अंदर कोरियोमनियोनाइटिस, आरएच और प्री प्रॉम हो सकता है, और फीटल के अंदर मिस कैरेजेस, फीटो मैटरनल हैमरेज और ट्रॉमा हो सकता होता है, ओके। ऑलमोस्ट ये हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं एंटीनेटल कॉम्प्लिकेशन के अंदर, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। हाइपरेमेसिस मीन एक्सेसिव वॉमिटिंग, ग्रेविडेरम मतलब प्रेग्नेंट यूट्रस, ओके। तो पहली बात ये कि इसकी हिस्ट्री फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर होगी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीनिंग डैट 13 वीक से पहले पहले, ठीक है। नंबर 2 परसिस्टेंट और इंट्रैक्टेबल वॉमिटिंग होगी, यानी बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होगी। उस वॉमिटिंग की वजह से वेट लॉस, मसल की वेस्टिंग होगी, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होगी, हाइपोवोलीमिया, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, ओके। और हिमाटोमिसिस भी हो सकती है। एक्सेसिव वॉमिटिंग की वजह से मिलोरी वीस्टियर या बिहेवियर डिस्टर्बेंस भी आपको देखने को मिल सकती है। लाइक आप इस क्वेश्चन में देखो 10th वीक ऑफ जेस्टेशन फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, हिस्ट्री ऑफ एक्सेसिव नोजिया एंड 6 to 7 एपिसोड ऑफ वॉमिटिंग है,
मार्केडली डिहाइड्रेटेड है, दिस इज कॉल्ड हाइपरेमिसिस ग्रेविटेरम। ओके, और कौन कंडीशन की वजह से होता है जिसमें बीटा एसिड के लेवल ज़्यादा होगा, फॉर एग्जांपल मल्टीपल प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी, या प्रीवियस फैमिली हिस्ट्री है हाइपरेमिसिस ग्रेविटेरम की। ओके, अब इसकी वैल्यूएशन कैसे करोगे, हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे टू कंफर्म द प्रेगनेंसी, लैब इन्वेस्टिगेशन में यूरिन एनालिसिस करोगे टू डिटेक्ट द कीटोन बॉडी, मिड स्ट्रीम यूरिन टेस्ट, इससे आप यूटीआई को एक्सक्लूड करेंगे, सीबीसी में हेमाटोक्रिट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, डाइल्यूशन नहीं बल्कि कंसंट्रेशन हो गई है। ओके, इसके अलावा क्या करोगे, इलेक्ट्रोलाइट एग्जामिनेशन करोगे तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आपको इलेक्ट्रोलाइट लाइक पोटेशियम आपको कम देखने को मिलेगा, सोडियम कम देखने को मिलेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिक हाइपोक्लोरेमिक एल्किलोसिस है, एलएफटी में ट्रांस अमाइनेज के लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा, एल्ब्यूमिन रिलेटिवली कम हो जाएगी। क्यों कम होगी, इसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देना है। और अल्ट्रासोनोग्राम करेंगे फॉर चेकिंग द मल्टीपल और मोलर प्रेगनेंसी। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, हॉस्पिटल में एडमिशन करेंगे अगर वो ओरल फ्लूइड को टॉलरेट नहीं कर पा रही, और कुछ भी नहीं देंगे बाय ओरल रूट, आईवी लाइन मॉनिटर करेंगे, आईवी लाइन डालेंगे, फ्लूइड देंगे। ओके, डेली इलेक्ट्रोलाइट एग्जामिनेशन करेंगे टू रिप्लेस पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर उनसे भी फायदा नहीं हो रहा तो एंटीमाइटिक देंगे। फर्स्ट लाइन में आपकी प्रोमेथाजीन और साइक्लोजीन, और सेकंड लाइन के अंदर आपका प्रोक्लोरपेराजीन और मेटाक्लोप्रामाइड है। थायमीन की सप्लीमेंटेशन देंगे टू प्रिवेंट द वर्निकीज एंसेफेलोपैथी, और लास्ट में कॉर्टिकोस्टेरॉइड अगर वॉमिटिंग फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही। ओके, तो वन सेकंड देखो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर परसिस्टेंट वॉमिटिंग, तो हाइपरएमेसिस ग्रेविटेरम। मैनेजमेंट क्या होगी, मैनेजमेंट ऑलरेडी यहाँ पे हो गया, हॉस्पिटल एडमिशन, आईवी लाइन लगाओगे, एंटीमाइटिक दोगे, ठीक है। और कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, ओके, हाइपरएमेसिस ग्रेविटेरम की पीरी टर्म बर्थ हो सकती है, लो बर्थ वेट बेबीज है, विटामिन की डेफिशिएंसी लाइक B1 की डेफिशिएंसी या के की डेफिशिएंसी हो सकती है, पोटेशियम तो देना ही देना है, इसोफेजियल टीयर या मिलोरी वेस्ट टीयर हो सकता होता है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि हाइपरएमेसिस ग्रेविटेरम की पैथोफिजियोलॉजी वगैरह, तो इसमें क्या होता है, इसमें बीटा एसीजी, ईस्ट्रोजन और थायरॉक्सिन, ओके, इनकी वजह से हो सकती है। इसका मिमोनिक होता है बैट, ओके, बीटा एसीजी, ईस्ट्रोजन और थायरॉक्सिन हो जाती है। मैनेजमेंट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, डीवीटी वाले टॉपिक इधर आ जाते हैं, ओके, क्लियर। तो डीवीटी के अंदर क्या होगा, नंबर 1 डीप वेनस थ्रोम्बोसिस में लेग पेन या डिस्कम्फर्ट होगी, खासतौर पर लेफ्ट लेग वाली, ठीक हो गया। नंबर 2 पायरेक्सिया, पायरेक्सिया मीन फीवर, स्वेलिंग और टेंडरनेस, इन्फ्लेमेशन के साइन आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 3 एरिथीमा, इंक्रीज स्किन वार्मथ एंड एडिमा, इन्फ्लेमेशन के साइन और सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। और लास्ट में क्या है, साइंस ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नंबर 1 है कि 8 वीक ऑफ गेस्टेशन है, पेनफुल स्वेलिंग इन राइट लेग है, तो ये क्यों होता है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस की वजह से होता है। और डिस्कस द फिजियोलॉजिकल चेंजेस व्हिच इंक्रीजेस द डीवीटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो क्यों होता है, अगर इमोबिलिटी तो उसकी वजह से वीनस स्टेसिस होगा, वेट गेन उसकी वजह से क्या होगा, वीनस फ्लो ज़्यादा नहीं हो पाता, स्टेसिस हो जाती है। लास्ट है कोगुलेशन सिस्टम में चेंजेस, लाइक आपको कहा था कि सिर्फ 2 क्लॉटिंग फैक्टर काम होते हैं प्रेगनेंसी में, बाकी सारी बढ़ जाती है, वो कौन से 2 काम होते हैं आपने कमेंट में बताना है। लेकिन जो प्रो कोगुलेंट है 8वां 9वां 10वां पहला तो वो आपके ज़्यादा हो जाते हैं, एंटी कोगुलेंट कम हो जाती है, फिब्रिनोलाइसिस सप्रेस हो जाती है, प्रोटीन एस की एक्टिविटी भी कम हो जाती है, यानी कोगुलेशन होने के चांसेस ज़्यादा है, एंटी कोगुलेशन के चांसेस कम है, ठीक है। और फिजियोलॉजिकल प्रो कोगुलेंट फैक्टर वन सेकेंड वही 8वां 9वां 10वां पहला 8वां 9वां 10वां, ठीक है। और प्रोटीन एस और एंटीथ्रोबिन 3 क्या होते हैं आपके कम देखने को मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर आ जाते हैं। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की कैसे इन्वेस्टिगेशन करोगे, कैसे मैनेज करोगे, और फीटो मेटर्नल रिस्क क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो कॉम्प्लिकेशन क्या है, सर्निंग इन्फेक्शन हो सकता है यूटीआई का, ब्लड में आ गया तो सेप्टिसीमिया, किडनी में पहुंच गया पायलोनेफ्राइटिस, और फीटस में क्या होगा, मिसकैरेज हो जाएगा, ओके। और बाकी इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे, हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जिसमें क्या होगा, सुप्रा प्यूबिक पेन आपको देखने को मिलेगा। नंबर 2 डिसयूरिया, नॉक्टूरिया, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। लैब इन्वेस्टिगेशन में सीबीसी, मिड स्ट्रीम यूरिन टेस्ट, यूरिन डिप्स्टिक टेस्ट, यूरिन कल्चर और अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कराओगे। मैनेजमेंट के अंदर आपने फ्लूइड इनटेक ज़्यादा कर देनी, एंटीबायोटिक, पेन किलर दोगे, एंटीपायरेटिक दोगे, ओके। इसके बाद ओलिगोहाइड्रोमनिया, तो ओलिगोहाइड्रोमनिया में फीटल पोल आपको हार्ड महसूस होगे, स्मॉल फॉर डेट यूट्रस होगा, ओके। अम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 5% से कम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फीटल मूवमेंट भी रिड्यूस है, स्मॉल फॉर डेट बेबी है, तो डायग्नोसिस क्या, ओलिगोहाइड्रोमनियास। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे, तो इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या आता है, लाइक हिस्ट्री, क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, ओके। इसके बाद लैब इन्वेस्टिगेशन है। लैब इन्वेस्टिगेशन में अल्ट्रासाउंड फीटस कराएंगे, इंक्लूडिंग डॉपलर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, सीटीजी, बायोफिजिकल प्रोफाइल, अगर मेम्ब्रेन रप्चर हो गया तो स्पेकुलम एग्जामिनेशन, सीबीसी, सीआरपी चैनल, स्वैप फॉर कोरियमनोनाइटिस। ट्रीटमेंट में क्या, हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे, ठीक है, ओरल या आईवी फ्लूइड देंगे, सीरियल एएफआई मेजरमेंट करेंगे, एंटीबायोटिक फॉर कोरियोमनिनाइटिस देंगे, लास्ट में डिलीवरी करेंगे अगर सीवियर आईयूजीआर या मैल फॉर्मेशन है, ओके। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं फीटल मैल प्रेजेंटेशन एट टर्म, तो प्राइमरी ग्रेविटा एडवांस लेबर में आ गई है, ट्रांसवर्स लाई है विद प्रोलैप्स्ड हैंड है, तो कैसे मैनेज करोगे, ओके। तो अगर ट्रांसवर्स लाई है और एडवांस लेबर है, ओके, एडवांस लेबर में ईसीवी का भी परफॉर्म नहीं करना होता, ठीक है, 37 का आपने रट्टा मार लेना है, तो आपने क्या करना है, कंसल्ट लेनी है
ओटी प्रिपेयर करना होता है, एनाल्जेसिया देना है, एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, वाइटल्स मॉनिटर करनी है और पेशेंट को पोस्ट ऑफ मॉनिटर करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट है 36 वीक है, यानी 36 वीक 37 तक ईसीवी आप करवा सकते हो। तो ईसीवी क्या होता है, एक्सटर्नल केफालिक बॉडी है ना, तो उसमें क्या करते हैं, मैनुअली हम क्या करते हैं, ब्रीच या ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन को केफालिक में कन्वर्ट करते हैं, 37 तक हम करते होते हैं, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होती है इसकी, ओके, और इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है। कॉम्प्लिकेशन क्या है कि इसकी वजह से प्लेसेंटा हिल गया अपनी जगह से, या प्री मैच्योर रप्चर मेम्ब्रेन है, ओके, कोड एक्सीडेंट है, या ब्रेडिकार्डिया या ट्रांसप्लेसेंटल हैमरेज, और आरएच का आपने जरूर देखना होता है इसके अंदर। और कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन के अंदर आपने रट्टा मार लेना कि मल्टीपल जेस्टेशन है, ओके, एनएनकेफेलिया या हाइड्रोसेफेलस है, पॉलीहाइड्रोमनिया, प्लेसेंटा प्रीविया, प्रीवियस सी सेक्शन, प्री क्लैम्शिया या प्लान टू डिलीवरी बाय सी सेक्शन है। ऑलमोस्ट ये आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, ओके, ब्रीच प्रेजेंटेशन है। तो ब्रीच प्रेजेंटेशन के में आप क्या ऑफर प्रोवाइड करोगे, ओके, तो ऑप्शंस फॉर डिलीवरी, ओके, तो डिलीवरी में क्या, नंबर 1 इलेक्टिव सी सेक्शन रिकमेंडेड है, लेकिन एक्सटर्नल की फैलिक बॉडी या वजाइनल ब्रीच डिलीवरी कर सकते होते हैं, ठीक है। रिस्क ऑफ ईसीवी ऑलरेडी कॉम्प्लिकेशन पड़ चुकी है। प्री रेक्विजिट क्या चाहिए, नंबर 1 एक्सपीरियंस ऑब्स्टेट्रिशियन चाहिए, नंबर 2 टोकोलिटिक चाहिए निफेडिपिन, नंबर 3 लेटरल लेफ्ट लेटरल पोजीशन चाहिए, ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए, प्रोसीजर 10 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, फीटल हार्ट की ट्रेसिंग करनी है सीटीजी से, और एंटीडी एडमिनिस्टर करना अगर आरएच नेगेटिव है, ओके। इसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर विजाइनल डिलीवरी, तो उसके लिए क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया, नंबर 1 प्रेजेंटेशन एक्सटेंडेड या फ्लेक्स्ड होनी चाहिए, फुटनिंग नहीं होनी चाहिए, नंबर 2 फीटो पेल्विक या सेफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन नहीं होना चाहिए, नंबर 3 फीटस का जो वेट है 3.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्रोस्मी नहीं होना चाहिए, इसके अलावा फीटल हेड की हाइपर एक्सटेंशन या फीटल एब्डोमिनलिटी नहीं होनी चाहिए, और लास्ट में स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ लेबर आपको चाहिए होता है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है कि हेड इंगेज नहीं है बल्कि हेड फंडस में फील हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल आई है, डेट मीन ब्रीच प्रेजेंटेशन है। और प्रोटोकॉल क्या होता है, आपने एक्सटर्नल की फैलिक बॉडी परफॉर्म करानी होती है, ठीक है। और 3 कॉम्प्लिकेशन क्या है ड्यूरिंग द डिलीवरी, तो बेबी स्ट्रक हो सकता है, कोड प्रोलैप्स, कंप्रेशन ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी या हाइपोक्सिमिक ब्रेक इंजरी भी हो सकती है, हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी। इसके बाद आरएच आइसोइम्यूनाइजेशन वाला इम्यून हाइड्रोप्स या इमोलिटी डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न, इसमें क्या होगा, फादर और बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, आरएच पॉजिटिव, मदर का आरएच नेगेटिव होगा, इंटरनेट कॉम टेस्ट भी पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। हाइड्रोप्स के साइन आपको भी नहीं देखने को मिले, क्या पता आपको सीवियर केसेस में देखने को मिले। तो आपने इसकी क्या इन्वेस्टिगेशन करानी होती है, नंबर 1 इंटरनेट कॉम टेस्ट कराना फॉर एंटीबॉडी, हस्बैंड ब्लड ग्रुप की जीनोटाइपिंग करानी है, फीटल आरएच स्टेटस चेक करना है, एमनियोसेंटेसिस या क्या करोगे, कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग से। इसके बाद आपने एंटीडी लेवल को मेजर करना होता है, ठीक है। अगर 4 से कम है तो उसका मतलब डिजीज नहीं होगा, 4 से 15 तो फिर मॉडरेट, और 15 से ज़्यादा तो हाई रिस्क चांसेस है। और लास्ट में आपने फीटल मिडल सेरेब्रल आर्टरी का पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी चेक करनी है डॉपलर से, जो कि 100% सेंसिटिव होता है। मैनेजमेंट कैसे करोगे, मैटरनल मैनेजमेंट में अगर 20 वीक से पहले किया है तो आपने क्लियर टेस्ट परफॉर्म कराना है, ठीक है, ओके। और आपने 500 वाला देना होता है, 500 IU एंटीडी का इंजेक्शन विद इन द 72 आवर ऑफ सेंसिटाइजिंग इवेंट है, पहली प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, ठीक है। और बाकी भी दे सकते होते हैं। बाकी फीटल मैनेजमेंट में क्या, अगर 18 से लेकर 35 वीक ऑफ जेस्टेशन है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करानी है, अगर इन केस हेमाटोक्रिट अगर आपका 30 से कम है, ठीक हो गया। एम्ब्लाइकल वेन में इंट्रापैटिक केस में देनी होती है, अगर 35 से ज़्यादा तो आप डिलीवरी कर दो। और लास्ट में पोस्ट नेटल के अंदर अनीमिया तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ठीक है। अगर जॉन्डस हो गया तो आप फोटोथेरेपी देते हैं ब्लू लाइट से, आपको ऑलरेडी पता होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आरएच वाला हो गया। अब आरएच में एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी, तो फादर और बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, आरएच पॉजिटिव, मदर का आरएच नेगेटिव है, तो क्या होता है कि ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन होती है, मैटरनल एंटीबॉडी टू द फीटल सर्कुलेशन इनकम्पैटिबिलिटी होती है। प्रिवेंशन कैसे करोगे, एंटीडी एडमिनिस्टर करोगे 28 to 30 वीक ऑफ जेस्टेशन, और उसके अलावा आपने 72 घंटों के बाद आपने करना होता है विद इन द 72 आवर ऑफ, ओके, डिलीवरी, ओके। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, 5 मैटरनल कॉम्प्लिकेशन। तो क्या हो सकता है, हाइपरेमेसिस ग्रेविड है ना, मल्टीपल की वजह से हो सकता है, ओके। मल्टीपल की वजह से प्री क्लैम्शिया, जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकती है, पॉलीहाइड्रोमनियास हो सकता है, प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, APH PPH थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ऑपरेटिव वजाइनल डिलीवरी। और जो फीटल कॉम्प्लिकेशन है मोनोकोरियोनिक ट्विन में ज़्यादा होती है, लाइक ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, टैप्स हो गया, मिस कैरियज, IUGR हो गया, क्लियर स्टिल बर्थ हो गया, या सेरिब्रल पाल्सी है, या फिर कॉर्ड इंटेंगलमेंट है, ओके। ऑलमोस्ट ये हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ओके, एंटीनेटल और पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशन। तो एंटीनेटल कॉम्प्लिकेशन तो ऑलरेडी पढ़ लिया है। पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशन मैटरनल में क्या हो सकती है, तो यूट्राइन एटोनी जिसकी वजह से PPH हो सकता है, पोस्टपार्टम एंडोमेट्राइटिस और एनीमिया। और फीटल कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, ओके। इसके अलावा कार्डिक एब्नॉर्मेलिटी, GIT एट्रेजिया वगैरह, क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज हो सकती हैं। इसके बाद एंटीनेटल केयर क्या होगी, ओके। एंटीनेटल केयर मेजरमेंट क्या क्या, नंबर 1 डायबिटीज़ की और हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग करनी है, क्योंकि प्री क्लैम्शिया और ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है। कॉन्जेनिटल नॉर्मलीज की स्क्रीनिंग करानी है, क्योंकि ये हो सकती है, लाइक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, कार्डिक एब्नॉर्मेलिटी, GIT। कोरियोनिसिटी को देखना होता है, आयरन फोलेट देना होता है, और मेजरमेंट ऑफ फीटल ग्रोथ एंड वेलबींग है।
इसके बाद नेक्स्ट है ट्विन प्रेगनेंसी है और फर्स्ट ट्विन ब्रीच है, तो कैसे मैनेज करोगे? ओके, तो लाइक ट्विन प्रेगनेंसी और एक ट्विन ब्रीच है तो आप क्या करोगे? अगर जैसे फर्स्ट ट्विन ब्रीच है ना, तो आप लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन करोगे, तो कंसर्न लोगे, पेशेंट को प्रिपेयर करोगे, एनाल्जेसिया दोगे, वाइटल्स को मॉनिटर करोगे, मैनेज करोगे पोस्ट ऑप। एंड व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर ट्विन लेबर? ओके, तो ट्विन लेबर का क्राइटेरिया क्या होता है? ठीक है, अगर दोनों ट्विन की फैलिक है तो आपने विजाइनल डिलीवरी करनी है। अगर फर्स्ट ट्विन की फैलिक है और दूसरा ब्रीच है तो इसमें क्या करोगे? विजाइनल, और इसमें इंसेस्टेड ब्रीच है। अगर एक किफैलिक है तो किफैलिक हमेशा विजाइनल होता है। दूसरा ट्रांसवर्स है तो ट्रांसवर्स में इंटरनल पोडालिक वर्जन से ब्रीच एक्सट्रैक्शन करोगे। अगर ब्रीच है, ओके, पहला, और दूसरा किफैलिक है, ठीक है, यानी ब्रीच ब्रीच ट्रांसवर्स में तो सिजेरियन सेक्शन है, लेकिन इसमें अगर है कि फैलिक ट्रांसवर्स ब्रीच ट्रांसवर्स तो इसमें भी सी सेक्शन करोगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस, ये टेबल देख लेना आप, थोड़ा सा अजीब सा लिखा हुआ लेकिन इसको देख लेना कि फैलिक में आप क्या करोगे? विजाइनल वाली करोगे फर्स्ट के केस में, लेकिन दूसरे केस में डिफर करती रहेगी। लाइक अगर कि फैलिक है तो विजाइनल, ब्रीच है तो असिस्टेड ब्रीच, ट्रांसवर्स है तो इंटरनल पोटालिक वर्जन, और अगर दोनों खराब है तो सी सेक्शन से डिलीवर कर दो।